खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धराली में आए प्राकृतिक आपदा में लापता लोगों की प्रशासन लिस्ट जारी कर रही है। उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है। इस बीच प्रशासन ने अब तक 68 लोगों की लिस्ट जारी की है और इस आपदा के बाद से ही जो ये लोग लापता है। इस लिस्ट में धराली के साथ साथ दूसरे देश और राज्यों के भी लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि हादसे वाली जगह पर अभी भी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना मलबा हटाने के काम में दिन रात एक करने लगी हुई है और प्रशासन के अनुसार इस रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने में अभी कुछ दिन का समय और लग सकता है। अभी भी धराली गांव का बड़ा हिस्सा मलबे के अंदर है। इन इलाकों से भी मलबा हटाने के लिए काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर धराली की अगर बात की जाए तो तमाम चीजों को लेकर अभी अभियान अभी भी जारी है। यहाँ पर कहां से कितने लोग लापता है ये एक एक करके आपको जानकारी देते हैं। फिलहाल 25 नेपाली नागरिक धराली में आपदा के बाद अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। इसी के साथ बिहार के 13 नागरिक लापता है। सेना के नौजवान भी अभी तक लापता है जो आपदा के बाद वहां पर थे और धराली गांव के 8 ग्रामीण लापता है जो वहां के लोकल थे। यूपी के 6 लोग आपदा के दौरान लापता हो चुके हैं। इस बीच आसपास के क्षेत्र के 5 ग्रामीण लापता हैं। तो तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। आप देखिए राजस्थान का एक नागरिक वहां पर अभी भी लापता है। टूरिस्ट काफी ज्यादा जो है वो भी मिसिंग है। टिहरी जिले का एक नागरिक लापता बताया जा रहा है। इन सभी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तमाम कोशिशें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी की तरफ से उत्तराखंड में की जा रही है। धराली में ये आपदा में अभी तक 68 लोगों के लापता होने की खबर है। हमारे साथ शिव नारायण संवाददाता उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिव, बताइएगा इस वक्त डेटा के मुताबिक अगर बात की जाए कितने ऐसे लोग हैं जो मिसिंग है और उनकी जानकारी नहीं पता चल पाई है, क्या क्या किया जा रहा है ताकि उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जा सके? हाँ, देखिए बताना चाहूंगा जिस तरीके से आपदा है, आपदा के बाद ही जो खोजबीन शुरू हो गई थी उसमें जो प्रयास जारी किए जा रहे थे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की तरफ और जो संबंधित विभाग है वहां पे पहुंच गए थे। अब तक जो कल तक की बात करें तो कल 68 लोगों के लापता होने की पुष्टि हो चुकी है। ठीक है, उधर 68 लोगों की अभी तक पुष्टि हो चुकी है, लेकिन जो अभी इसमें दबे हुए लोग हैं अभी काफी संख्या में और जैसे जैसे राहत कार्य आगे बढ़ेगा वैसे ही और लोग भी इसमें पुष्टि होती चली जाएगी। जिस तरीके से प्रशासन लगा हुआ है और लापता होने लोगों की पुष्टि भी कर रहा है, जिसमें इसमें बताया जा रहा है कि 68 लोगों में नेपाल के जो मजदूर 25 लोग थे वो शामिल भी हैं। आपदा के आज 8वां दिन मतलब कल पूरा हो गया, आज 9वां दिन है और बचाव जो राहत कार्य है वो जारी है। लेकिन संचार जो सेवाएं हैं वो बाधित कहीं न दिक्कत करने का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम साथ नहीं दे रहा है उससे लग रहा है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लंबा खींचेगा और उससे ही जैसे जैसे राहत कार्य आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लापता लोगों की पुष्टि होती जाएगी। ये संख्या कहां तक बढ़ सकती है इसको अभी कहना मुश्किल है। जिस तरीके से जो रेड अलर्ट बारिश का भी हो रहा है उससे इसमें बाधा पड़ रहा है। साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती ये भी सामने आ रही है कि जो हरसिल में जो झील बनी है वो एक बड़ी चुनौती है। उसके लिए भी जो उसके पानी की निकासी के लिए भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। जो भगीरथी में बनी है वहीं कहीं ना कहीं उससे भी एक जो इससे आने वाली चुनौती बनती जा रही है। जिस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान लगे हुए हैं तो उससे लग रहा है कि जल्दी ही इस पे प्रयास किए जाएंगे अगर मौसम साथ देता है। जिस तरीके से मौसम को लेकर के अलर्ट जारी रहता है, रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट जारी है, उसी को लेकर के कहीं ना कहीं राहत कार्यों में बाधित होते नजर आ रहे हैं। अभी आने वाले दिनों के मौसम के क्या कुछ हाल बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अभियान तो लगातार चल रहा है लेकिन मौसम कितना बड़ा एक परेशानी का सबब बन रही है? जी, बताना चाहूंगा जिस तरीके से मौसम में बाधा बन रहा है उसको लेकर के राहत कार्य में कहीं ना कहीं देरी हो रही है। जिस तरीके से मौसम को लेकर के हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे हैं जिससे और जो संचार सेवाएं हैं वो भी बाधित है, तो कहीं ना कहीं मौसम इसमें जो अटंगा लगा रहा है। मौसम जैसे ही साफ होगा वैसे मौसम
विज्ञान केंद्र की ओर से अभी 13-14, लेकिन संभावना ये भी जताई जा रही है 18 अगस्त तक अभी मौसम से राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, शासन प्रशासन सब प्रयास किए हुए हैं। वहीं पे जो संबंधित अधिकारी उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि आप इस काम को जल्दी से जल्दी करें। लेकिन उनके सामने एक ही समस्या ये निकल कर आ रही है कि मौसम साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो उत्तराखंड में कई जगह ऐसी सड़कें हैं जो बंद पड़ी हैं, उनसे संचालन नहीं हो पा रहा है, आवाजाही नहीं हो रही है। वो भी एक बहुत बड़ी इसमें आपदा में राहत बाधित हो रही है। जिस सड़कें अगर मान लीजिए मौसम खराब होने के बावजूद हेलीकॉप्टर नहीं उड़ते तो सड़क मार्ग से राहत कार्य कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में सड़कें भी कई जगह से बंद नजर आ रही हैं। जी, ये हालात थे क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे की अगर बात करें तस्वीरें सामने आई। ओवरऑल उत्तराखंड में अभी क्या सिचुएशन है रास्तों की? जिन रास्तों से संपर्क टूट चुके थे, आने जाने वाले गांव के संपर्क टूट चुके थे, उनको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्राउंड लेवल पर कितना काम किया? मैं बताना चाहूंगा, अभी पूरे उत्तराखंड की बात करें तो जब से अब 151 सड़कें अभी तक बंद हैं, चाहे वो बद्रीनाथ की हो या और किसी जिले की हो, क्योंकि जो मौसम है और जो आपको ये बता दूं कि ये आपदाग्रस्त प्रदेश है। यहाँ पे आपदाएं आती रहती हैं और जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो सड़कों को होता है। सड़कों से ही आवाजाही होती है, उससे ही सारा जो आवाजाही होती है, जिस तरीके की भी गतिविधि होती है वो सब हो जाती है। इसमें कहीं न कहीं लेकर के चाहे चार धाम यात्रा हो या राहत में हो या जो आपदा में जो राहत कार्य चल रहे हैं या बचाव कार्य चल रहे हैं, इन सब में ये सब बाधा बनते चले जाते हैं। क्योंकि हर प्रयास किया जाता है कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी ये आपदा है, आपदा प्राकृतिक आपदा तो उसके सामने कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, प्रयास जरूर किया जा सकता है कि कम से कम इसमें जनहानि हो, मालहानि हो, और उसे लेकर के ही ये प्रयास शासन प्रशासन हमें मुस्तैद रहता है। आपदा प्रबंधन चाहे जिले का हो या उत्तराखंड प्रदेश का आपदा प्रबंधन केंद्र हो, वहाँ से पूरी नजर प्रशासन और पूरी राज्य सरकार बनाए रखती है कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, और परेशानी हो तो वहाँ पे राहत। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। अभी यहाँ पर इस आपदा को लेकर अगर बात की जाए, अभियान चल रहा है। एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, तमाम टीमें जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी जुटी हुई हैं। बात यह है कि जो अभी 68 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कोशिशें की जा रही है, जल्द पता लगाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मौसम के हवाले से बात होगी, जहां पर मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी चमोली डॉक्टर संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर रोक लगा दी है। कल और परसों पूरे स्टेट में रेड अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की तरफ से। और जैसा कि आप विदित हैं, हमारा कमेड़ा से बद्रीनाथ का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कई जगह पे भूस्खलन से बाधित हो रहा है और निरंतर एजेंसी उसको खोदने का काम भी कर रही है। विगत दिनों में बनेरपानी में भी 30 मीटर का रोड वॉश आउट हुआ था, जिसके बाद करीब 1200 यात्री हेलंग और जोशीमठ और बद्रीनाथ में थे। तो यही जो चेतावनी जारी हुई है, इसको दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि अभी 14 तारीख तक बद्रीनाथ यात्रा और हेमकुंड यात्रा पर रोक लगाई गई है। बताइएगा, यात्रा को लेकर इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि मौसम की मार रेड अलर्ट उत्तराखंड में दे दिया गया है। शिव, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी, बताइएगा, उत्तराखंड में यात्रा को लेकर अगर बात की जाए, इस वक्त क्या कुछ वहां पर पोजीशन है, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि मौसम जो है बहुत खराब हो चुका है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी क्या कुछ यात्रियों को लेकर किया जा रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र ने अपनी ओर से चेतावनी जारी करी है, आज और कल यानी कि 13 और 14 अगस्त को देहरादून समेत कई जिलों में जो रेड अलर्ट है उसमें ये चेतावनी दी गई है कि इसमें भारी से भारी बारिश
का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये देहरादून समेत टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट किया जा रहा है। जो चारधाम यात्रा के रास्ते में जिले पड़ते हैं उनको भी रेड अलर्ट किया गया है और उनसे ये अपील की गई है जो यात्रा में आए लोग बाहर से हैं वो सुरक्षित जब भी दिशा निर्देश देख करके और शासन प्रशासन के द्वारा ही निकलें और जैसे ही उनको कोई आशंका हो तो वो सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करें। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये मौसम रेड अलर्ट पे किया हुआ है और भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। देखने भी आ रहा है पूर्व में भी कई बार ऐसा हुआ है कि भारी से बारिश होती है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं यात्री फंस जाते हैं। उनको जो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए जो वहां पे संबंधित विभाग होता है वो पूरे मुस्तैद है और उनको मुस्तैदी के साथ कोशिश प्रयास यही रहता है कि उनको सुरक्षित स्थान पे ले जाया जाए, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और जो चार धाम यात्रा में आए हैं उनको सभी को एक पॉइंट बनाए वहां से उनको सुरक्षित किया जाए कि केंद्र बने हुए हैं वहां पे सबको सुरक्षित किया गया है। और उसके साथ साथ ये भी देखने में आया है कि जिस तरीके से अगर कोई भूला भटका रह गया है तो उसको भी ढूंढने का भी काम एसडीआरएफ एनडीआरएफ पहले तो वो अपील करते हैं लेकिन बाई चांस कोई मिसिंग हो जाता है उसको भी सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करते हैं। जी जानकारी देने के लिए तो आपने सुना यहाँ पर मौसम के खराब होने के चलते रेड अलर्ट उत्तराखंड में जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ बद्रीनाथ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड में जहां पर पाइप नेचुरल गैस की सप्लाई न होने से पंतनगर की सिडकुल की फैक्ट्रियों पर संकट का बादल छाने लगा है। यहां बता दें कि फैक्ट्रियों में रुद्रपुर, इंडियन ऑयल और अडानी गैस की तरफ से पीएनजी की आपूर्ति होती थी, लेकिन बाढ़ के कारण मुरादाबाद से पीएनजी की आपूर्ति बंद हो गई है, जिस कारण उद्योग प्रभावित होने लगे हैं। इस संबंध में सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीकर सिन्हा ने बताया कि गैल के अधिकारी भी नहीं बता रहे कि पीएनजी की आपूर्ति कब तक सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि यदि जल्दी समाधान नहीं हुआ तब रुद्रपुर की लगभग 50 से 60 इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी, जिसका पूरा असर सरकार की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। उनके अनुसार जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और जिलाधिकारी मुरादाबाद मनीष सिंह बिष्ट सहित सिडकुल के अधिकारियों को भी बता दिया गया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाले, नहीं तो इंडस्ट्री बंद होने से बहुत लोगों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। इस बारे में जिलाधिकारी रुद्रपुर भदौरिया ने बताया कि बहुत जल्द ही इस समस्या का निराकरण होगा और ये जल्द किया जाएगा। देखिए, जहां तक पत्राचार का सवाल है, हमने डीएम साहब, एसडीएम साहब और आरएम सिडकुल जो कि यहाँ के पूरे इंडस्ट्री के मालिक है एक तरह से, उनको हमने पत्राचार उनसे किया है सिडकुल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के माध्यम से। हाँ, लेकिन आज बाढ़ में वो लोग इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि उन्होंने पूरा अपना टाइम नहीं दे पाए हैं, व्यक्तिगत मिल नहीं पाए हैं, लेटर के माध्यम से ये बातें रखी है। जहां तक इंडस्ट्रीज का सवाल है, आज भी कई इंडस्ट्री बहुत कम काम की है और कल तो शायद कम से कम 50 से 60 इंडस्ट्री सिडकुल की बंद रहेंगी, इसी कारण से कि उनको पीएनजी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। और पीएनजी की सप्लाई में, हाँ, इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, गेल के पदाधिकारी पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो वो नहीं कर पा रहे हैं, वो एक निश्चित समय अवधि, समय सीमा बताने में असमर्थ है कि कब तक ये समस्या होगी, 3 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन। इसलिए कि जितनी जितनी ये समस्या बढ़ती जाएंगी उतनी समस्या इंडस्ट्री के लिए, स्टेट के लिए और सारे इंडस्ट्री के लिए और वहां के काम करने वाले लोगों के लिए बढ़ती जाएगी। देखिए, उत्तराखंड के सरकार के रीढ़ की हड्डी है, ये बात सही है, माध्यम से सरकार पर भी पड़ेगा। जैसा बताया जा रहा है कि मुरादाबाद मतलब जो यूपी में पड़ता है, तो इंटर स्टेट का मामला भी है, तो हमें जरूर निकालना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री बहुत अच्छे से चले। में है जिला प्रशासन मुरादाबाद से, क्योंकि ये एक ऐसी विषम परिस्थितियां आ गई हैं बाढ़ की स्थिति, और वो लोग भी तत्काल उसमें वो है पूरा इंडस्ट्री जो गैस और चूंकि ऐसी परिस्थितियां कई बार आ जाती हैं जो जिसके लिए जिला प्रशासन हम लोग अन्य उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो लोग भी त्वरित कार्रवाई करने के लिए उन्होंने अपना आश्वासन दिया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही ये सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी। मलेशिया सिविल सेवा के 33 प्रशिक्षु अधिकारियों का एक दल राष्ट्रीय सुशासन केंद्र
भारत सरकार की ओर से डॉक्टर संजीव शर्मा कोर्स कोऑर्डिनेटर, फैकल्टी मेंबर, डॉक्टर BS बिष्ट कोऑर्डिनेटर एवं ब्रिजेश बिष्ट ट्रेनिंग एसोसिएट के नेतृत्व में जिला मुख्यालय हरिद्वार पहुंचा, जहां विकास भवन में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कौंडी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा समस्त टीम को पुष्प गुच्छ एवं गंगाजल भेंट कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात विकास भवन के कन्वेंशन हॉल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी मलेशिया सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों, दायित्वों, अधिकारों एवं शक्तियों के बारे में, हरिद्वार शहर की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं गंगा आरती, कुंभ मेला एवं कावड़ यात्रा आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही भीड़ नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन की विभिन्न चुनौतियों के बारे में भी बताया। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में जो मलेशियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे, जिनकी ट्रेनिंग हुई थी, आज उनका डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेशन डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में किया गया है और उसमें उनको जो हमारे जिला प्रशासन, राज्य सरकार, भारत सरकार की क्या क्या योजनाएं चलती हैं या कैसे गवर्नेंस होता है, उसके बारे में उनके साथ चर्चा की गई और उनका जो गवर्नेंस का मॉडल है उसको भी आज यहाँ से साझा किया गया। मलेशियन सिविल सर्वेंट मिडिल लेवल के ऑफिसर हैं। ये 2 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें पहला हफ्ता जो है हम लोग मसूरी में ले जाते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हम लोग क्लासरूम में देते हैं। देन उसके बाद जो है आज से जो है हम लोग एक्सपोजर विजिटिंग का शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग अटैच कर रहे हैं और इस पर मेनली जो है इनका मुख्य उद्देश्य ऐसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन है और न केवल जो है मलेशिया और भी हम लोग थैंक यू। ठीक है सर, आपका नाम और to get experience with the knowledge from India government. Your name? My name is Faiza from I'm from the Department of Atomic Energy Malaysia, under the Ministry of Science, Technology and Innovation. How do you feel? After this program? Yeah, I feel so many knowledge that I know about India and I know about culture and I enjoy the time in India and I will अगस्त्यमुनि ब्लॉक में ऐसा राजनीतिक ड्रामा हुआ है कि जिसकी भनक तक कांग्रेस को नहीं लगी है। भाजपा ने चालाकी से बाजी पलटते हुए कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी को नामांकन वापस लेने पर राजी कर लिया और भुवनेश्वरी देवी को निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बना दिया। सुबह सुबह भाजपा नेता देवेश नोटियाल कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी को साथ लेकर ब्लॉक मुख्यालय अगस्त्यमुनि स्थित निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। नामांकन वापसी के बाद कांग्रेस मैदान से बाहर हो गई और भाजपा की ओर से भुवनेश्वरी देवी निर्विरोध प्रमुख बन गई। बता दें कि सोमवार को कुछ इसी तरह में से भाजपा के शांति प्रसाद चमोला ज्येष्ठ प्रमुख और सविता भंडारी कनिष्ठ प्रमुख निर्विरोध चुन लिए गए। देहरादून के राजपुर रोड स्थित NIPVD सभागार में उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा HIV एड्स की रोकथाम, जागरूकता तथा नशा मुक्त उत्तराखंड विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर परियोजना निदेशक डॉक्टर अमित शुक्ला, शिक्षाविद व सामाजिक कार्यकर्ता ललित जोशी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के उपनिदेशक रवि बिरजानिया, हुडको के रीजनल हेड श्री संजय भार्गव और सामाजिक कार्यकर्ता श्री अनिल वर्मा सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का स्वागत संबोधन डॉक्टर अमित शुक्ल द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति माध्यम से यहां पर एड्स की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। वहीं डोईवाला के लच्छीवाला रेंज कार्यालय में हाथी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डोईवाला विधायक बिजभूषण गैरोला ने शिरकत करते हुए हरेला पर्व के तहत वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम में हाथियों के दर्द को बयां करते हुए हाथी की चिट्ठी कविता की पेशकश की गई। वहीं वन विभाग ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि हाथी कॉरिडोर के अंदर इंसान आवाजाही न करे, धीमी गति से वाहन चलाए, अनावश्यक हॉर्न न बजाएं, हाथियों के पास ना जाएं, हाथियों की फोटो व वीडियो ना बनाएं, साथ ही वन क्षेत्र में वन्य जीवों को खाने पीने का सामान ना दें। 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो हमने ये कार्यक्रम सिर्फ इसलिए किया है कि एक बहुत बड़ा संदेश इस पूरे क्षेत्र में गूंजे
जिससे कि लोगों को पता चले कि जब आपको हाथी दिखता है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो हमने देखा है ज़्यादातर क्षेत्र में जो नहीं करना है लोग वही करते हैं। तो उसी वजह से 12 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक जो हमारा स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, उसमें हम इस पूरे अभियान को खत्म करेंगे और साथ ही साथ सारे क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक और क्या कहते हैं हमारे अनाउंसमेंट के थ्रू जन जन तक ये चीज़ें बातें पहुंचाएंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है, हाथी एक बहुत ही सोशल और बहुत ही प्यारा जानवर है और जो हमारे जंगलों का इंजीनियर है। तो अगर वो इंजीनियर खत्म हो जाएगा कल या कुछ भी चीज़ें कम हो जाएंगी तो आने वाला जंगल भी खत्म हो जाएगा। तो इस जंगल को बचाने के लिए हाथी को बचाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम सभी को आयोजन की गई और जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, नगर पालिका चेयरमैन, सभासद और आसपास के काफ़ी ग्रामीण लोग की सहभागिता इसमें रही है। और हमारे रेंज अफसर इनके द्वारा ये कार्यक्रम के यहाँ पे किया गया है। तो नैतिक कर्तव्य भी जानवरों का वन विभाग या कैसे नेशनल हाईवे जैसे किसने स्वीकृति कैसे हो गई, इसमें तो बड़ा ये तो अलग गहन विषय है। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।